अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया था, तो इसको अब हम दोबारा देख रहे हैं कि बेसिकली इस सर्किट डायग्राम को हम देख रहे थे। इसमें ये जो ई डैश है ये हमारे पास ये जो ई डैश है ये हमारे पास जनरेटर वोल्टेज है ट्रांजिशन के केस में, ठीक है। और उसमें जो हम डायग्राम को अगर फोकस करें तो इस पोर्शन से आगे जितनी भी वोल्टेज डिवाइड हुई है हमारे पास, उसकी जो टोटल इम्पीडेंस है उसने इसको Y12 कह दिया, ठीक है। Y12 कह दिया, ओके हो गया। अच्छा, अब इस इम्पीडेंस को वो इस रिलेशन के अंदर यूज़ कर रहा है कि PE इज़, यहाँ पे अगर देखें PE इज़ इक्वल्स टू E डैश V अपॉन X12। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो उसने X12 रिएक्टेंस ली है, ठीक है, उसको वो इम्पीडेंस के केस में वो अगर देखें तो वो Y12 शो होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ सेम ही है उस केस में। तो अगर इसके बाद यहाँ पे साइन, उसके जो डेल्टा एंगल है उसके ऊपर साइन अप्लाई कर रहा है और डिवाइडेड बाय X12 उसकी जो इम्पीडेंस है वो हमारे पास है। और ये चीज़ जो है अगर आप इसको देखें तो यहाँ से आपको क्लियर होगी कि आप पी का फॉर्मूला पढ़ा है V इंटू आई जो है वो ओम्स लॉ से V अपॉन आर के बराबर है। V अपॉन आर आ गया आई की जगह, V अपॉन आर जो है वो सेम वैल्यू कैरी करता है जो कि हमारे पास इम्पीडेंस यानी रिएक्टेंस की है। और ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुआ है कि PE इज इक्वल्स टू E डैश V अपॉन जो इम्पीडेंस है इंटू साइन डेल्टा। और ये जो चीज़ इक्वेशन है ये हमको एक कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, डेट इज़ अ पावर एंगल कर्व, डेट इज़ पावर एंगल कर्व। इसमें क्या है, वाई एक्सिस पे पावर है और एंगल एक्स एक्सिस पे हमारे पास। इसमें इस डायग्राम को अगर फर्दर हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन इनक्लोज करें तो देखें तो इसमें क्या है, एंगल के डिफरेंट इंटरवल्स लिए गए। एक्स एक्सिस पे डेल्टा नॉट, फिर π/2, डेल्टा नॉट जो है π/2 से कम है। और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल पावर के ही कुछ पैरामीटर्स लिए गए हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से ही आपको मिली है, क्योंकि जनरेटर है आपके पास ना, तो कोई मैकेनिकल पावर है और वो पीक वैल्यू पे हमारे पास जा रही, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर कन्वर्ट हो रही है। सो डेल्टा नॉट वैल्यू के ऊपर जो है इलेक्ट्रिकल पावर PE है, ठीक है। इसी तरह इसका जो ग्राफ है वो बढ़ी जा रहा है, बट एक पॉइंट आता है डेट इज़ ऑन π/2, ठीक है। उसके बाद वो ग्राफ जो डिक्रीज कर रहा है अपनी हर आने वाली वैल्यू ऑफ डेल्टा पे अप टू π तक, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस P मैक्स वैल्यू को अचीव करने के लिए हमको डेल्टा की वैल्यू π/2 पुट करनी पड़नी है। इस रिलेशन में अगर हम डेल्टा की जगह π/2 पुट करें, इसको मैं अगर जूम करूं थोड़ा सा, ओके, तो π/2 पुट करें इस डेल्टा में, तो जो PE है जो कि ये है वो इस एंगल के ऊपर हमारे पास जो P मैक्स वैल्यू दे रही है मैकेनिकल पावर की। सो PE हो जाएगा हमारे पास P मैक्स और साइन 90 डेट इज़ 1 आ जाएगा। बाकी रिलेशन एज इट इज़ है, यानी पावर मैक्सिमम हमारे पास कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 डिग्री होगा। डेल्टा का आपको पता है, स्विंग क्वेश्चन में आप इसको डिटेल से डिस्कस कर आए हैं कि डेट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी तो मेगा है आपके पास। सो ये पावर एंगल कर्व भी हमने डिस्कस कर ली। ये वाला जो फार्मूला है ये सेम इसी से ही निकला है कि अगर आप देखें तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइट एंगल्स आप पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 के अंदर। उसका पहला टॉपिक ही है या दूसरा टॉपिक है गालबन लाइट एंगल्स, कि आप साइन को कॉज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो एंगल है उसको उसमें से 90 का शिफ्ट लाना पड़ेगा, 90 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसके एंगल में से, तो जो कॉज साइन या कॉज अपने रिस्पेक्टिव रेशियोज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो 1/X12 है वो B12 यानी रिएक्टेंस को उन्होंने एडमिटेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, बाकी ये रिलेशन सेम ही है। सो ये देखें, अगर ये चीज़ जो है P मैक्स है तो इट मीन्स कि ये वाली चीज़ भी P मैक्स हो गई। इट मीन्स PE इज इक्वल्स टू P मैक्स टाइम साइन डेल्टा, जो कि आपकी नेक्स्ट इक्वेशन रेडी हो जाएगी। PE इज इक्वल्स टू P मैक्स साइन डेल्टा, दैट इज़ द इक्वेशन 11.2।
आगे है ये वाली जो इक्वेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 इक्वेशन है इस टॉपिक में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई डैश इज़ द जनरेटर वोल्टेज, जनरेटर ईएमएफ इज इक्वल्स टू वी जी, दैट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज। ये बेसिकली KVL लगाया है इन्होंने इस इक्वेशन के ऊपर कि ई डैश जो है आपके पास ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर जो जनरेटर की ईएमएफ है वो अब बराबर होगी जो ड्रॉप्स इधर आएंगे और जो प्रॉपर जो बस है हमारे पास इन्फिनिट लाइंस की उधर जो ड्रॉप आएंगे उधर जो है उसके टोटल वोल्टेज इसको VG कहा गया है। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी जो इसकी जो रिएक्टेंस होगी, क्योंकि इंडक्टर इसको कंसीडर किया गया है तो रिएक्टेंस होगी टाइम्स जो इसमें से करंट फ्लो करेगा IA वो VXD के बराबर हो जाएगी। सो ई डैश इज इक्वल्स टू VXD प्लस VG। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने यूज़ की है कि VG प्लस JXD डैश टाइम्स IA। तो ये आपके पास 11.30 इक्वेशन भी रेडी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो केस हम कंसीडर कर रहे थे इसके अंदर हमारे पास जो मॉडल हम स्टेबिलिटी का डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर सेलियंसी कंसीडर नहीं की गई है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है 11.3.1 उसके अंदर हम सेलियंसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको साथ सेलियंसी का ज़रा कॉन्सेप्ट भी बता दूं। ये अगर आप देखें तो सेलियंसी की मीन्स कि 2 टाइप्स होती हैं रोटर, 2 टाइप्स के रोटर होते हैं। एक के अंदर जो होता है उसके जो रोटर जो होता है वो टूथ शेप होता है, सेकंड के अंदर जो रोटर होता है वो यूनिफॉर्म शेप होता है। तो यूनिफॉर्म शेप जो होता है वो नॉन सैलिएंट के केस में आता है और टूथ शेप जो होता है वो सैलिएंट के केस में हमारे पास आता है। तो ये हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है सेलियंस के केस में। तो उसमें जो पैरामीटर्स चेंज होंगे उनके हम इंपॉर्टेंट रिलेशंस को ही देखेंगे, डेरिवेशंस की तरफ हम मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेजर जो है वो काम वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर ही है। तो उसके लिए हमको रिलेशंस ही चाहिए होंगे। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो सबसे पहली इक्वेशन है, ठीक है। और ये दूसरी, मैं आपको दूसरी की एनालॉजी बता देता हूँ, पहले उसी से तैयार हो जाएगी इक्वेशन। सबसे पहले अगर हम देखें डेल्टा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, आपको पता है tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। इनवर्स है तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे। सो देखें कॉस ऊपर आ गया, थीटा साइन नीचे आ गया। अब साथ लगा है क्वाड्रेचर एक्सिस की एडमिटेंस टाइम्स आर्मेचर करंट लगा है, ठीक है। क्योंकि हम जनरेटर को डिस्कस कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक मशीनरी फंडामेंटल्स है तो थोड़ा सा वो भी डिस्कस होगा पावर सिस्टम के अंदर। अच्छा, ये चीज़ सेम एज इट इज़ नीचे है, प्लस क्या कर दिया है इस चीज़ के अंदर वोल्टेज यानी डेट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी। पहले मैं थोड़ी सी डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूँ। बेसिकली ये है क्या, ये है फेजर डायग्राम है ट्रांजिएंट पीरियड के केस में कि हमारे पास कोई ना कोई फॉल्ट आ चुका है फॉर सम साइकिल्स। तो इसमें क्या आपको पता है कि जो EMF होती है डेट इज़ द EMF जनरेटर की, उसमें जो क्वाड्रेचर एक्सिस का जो करंट होता है वो इन फेज होता है इस EMF के, एक चीज़। दूसरा पॉइंट जो है उसमें जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं जो आपको टर्मिनल्स के क्रॉस मिल रहे होते हैं जनरेटर के, वो जो होते हैं वो EMF जो एक्चुअल EMF है उससे लैग कर रहे होते हैं, यानी पीछे आ रहे होते हैं। डेट इज़ बाय एन एंगल ऑफ डेल्टा, ठीक है। अगर लीड कर रहे थे तो आगे आने थे, सो लैग कर रहे होते हैं। फर्दर ये जो टर्मिनल वोल्टेज है आपको पता है इंडक्टर के केस में करंट बिहाइंड होता है, यानी वोल्टेज लीड करता है आगे है और करंट बिहाइंड है। तो फर्दर एंगल जो शिफ्ट हमारे पास थीटा आ जाएगा वो IA आर्मेचर करंट का आ जाएगा। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्दर इसके अंदर के जो 90 का एंगल शिफ्ट होता है क्वाड्रेचर और हमारे पास ID जो एक्सिस है, यानी जो करंट हमारे पास डायरेक्ट करंट एक्सिस के ऊपर है तो और क्वाड्रेचर करंट है उसके ऊपर 90 का शिफ्ट होता है। तो ये चीज़ हमने इस डायग्राम को भी देख ली, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम ही है। उसके बाद इस रिलेशन को भी हमने देख लिया और ये जो रिलेशन है ये भी यूज़ होता है, इसको देख लेते हैं। ये सिंपल ही है कि ये वाला रिलेशन एज इट इज़ कॉपी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्लस ये V है, ये V भी इधर आ गया है, इधर V के साथ इन्होंने कॉज डेल्टा नहीं लगाया, इधर कॉज डेल्टा लगा के इस सारे डिनोमिनेटर को वो कह रहा है वो E डैश है। वो क्या है? E डैश। पहले हम सॉरी E डैश कह रहा हूँ, ये है E मॉड है, यानी हमारे पास ये क्या है इलेक्ट्रिक नॉट इट्स EMF जनरेटर EMF इन नॉर्मल कंडीशन। बट ये जो EMF हमने पहले निकाली थी ये स्टेडी स्टेट के अंदर थोड़ी सी हमारे पास आ रही थी, ट्रांजिएंट बिहेवियर के अंदर आ रही थी। तो ये हमारे पास E का रिलेशन है यहाँ से। तो ये दो रिलेशन इक्वेशंस काफ़ी सिमिलर है, इसी एक दूसरे से निकलेंगी।
उसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास यूज़ होगा वो ये है कि पी का कि पी ई इज़ इक्वल्स टू, ये चीज़ वही यूज़ की गई है जो हमने पहले हम देख चुके हैं नॉन सैलिएंट के केस के अंदर, ठीक है। ये वाला रिलेशन प्लस क्या हुआ है अब इसके अंदर, इसका एक तो चीज़ है एंगल डबल हो जाएगा, ये देखें प्लस एंगल डबल हो गया। इसमें जो क्वाड्रेचल EMF जो थी हमारे पास वो टर्मिनल EMF बन गई, तो वी मल्टीप्लाई हो गए वी स्क्वायर बन जाएंगे। 1/xt जो है वो पैरेलल के केस में XD और सिंपल XD डैश जो है वो इक्वलेंट के केस में वो इस तरह हमारे पास आ जाएंगे कि दोनों का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, ऊपर डिफरेंस आता तो प्लस है पर माइनस इसलिए आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसके लिए एनालॉजी ली जा सकती है कि यहाँ पे माइनस है आपके पास और सेकेंडली डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये चीज़ हमारे पास PE का एक न्यू फार्मूला जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा उसके एनालिसिस के लिए। उसके बाद जो लास्ट फार्मूला है वो EQ डैश, ठीक है। ये जो E निकाला था, ठीक है, इसको क्वाड्रेचल के ऊपर इसकी ट्रांजिशन बिहेवियर के लिए EQ डैश देखेंगे। तो इसमें क्या है, XT डिनोमिनेटर में है और XD डैश इधर आ गया है और E वही चीज़ जो हमने पहले निकाली है प्लस XD माइनस XT डैश, यही चीज़ यूज़ की गई है। टर्मिनल वोल्टेज है और हमारे पास कॉस डेल्टा है उस एंगल का, जो कि डेल्टा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये 3 से 4 रिलेशंस हैं इस टॉपिक के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं अपनी एग्जांपल के ऊपर। सो एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें, कंसीडर सिंक्रोनस मशीन कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ये आपको फॉलोइंग पैरामीटर्स गिवन है कि XD जो है हमारे पास ये क्वाड्रेचल एक्सिस की जो रिएक्टेंस है और ये XD है डायरेक्ट एक्सिस की, ये क्वाड्रेचल एक्सिस की है, ये डायरेक्ट एक्सिस की ट्रांसिएंट स्टेट के अंदर है। नेग्लिजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट है। ये चीज़ हमने पहले भी देख चुके हैं कि जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस केस के अंदर ये देखें निगलेक्ट कर दिया था हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस को। उसके बाद डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं, इज़ कनेक्टेड टू डायरेक्टेड टू इन्फिनिट बस ऑफ वोल्टेजेस। उसकी जो बस वोल्टेज है 1 पर यूनिट के केस में गिवन है। जनरेटर इज डिलीवरिंग, ये रियल पावर है जनरेटर की और ये पावर फैक्टर आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है, आपने निकालना है सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस निकालनी है और पावर एंगल निकालना है आपने। तो ट्रांसिएंट पावर एंगल इक्वेशन निकालनी है उसकी, ठीक है, जो कि स्विंग इक्वेशन की फॉर्म में होगी आपके पास। तो 2 केसेस के अंदर आपने काम करना है, एक आपने नॉन सैलियंस इफेक्ट के ऊपर और एक इफेक्ट ऑफ सैलियंस को इंक्लूड करना है। तो वही 2 पिछले टॉपिक बन जाते हैं, उन्हीं 2 टॉपिक्स को कंबाइन करके ये 11.1 एग्जाम्पल रेडी की गई है बाय द ऑथर। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। आपको पता है पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। इसको मैं जूम कर लूँ, कॉस थीटा के बराबर होता है। और यहाँ से अगर आपने थीटा निकालना है तो कॉस तो ले जाएंगे, कॉस इनवर्स आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। और सेकेंडली अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ का पता है कि जो आपके पास रियल कम्प्लेक्स पावर होती है, इसको मैं अगर डिफाइन कर दूं, वो रियल पावर और पावर फैक्टर का डिविजिबल होता है। इसके अंदर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कम्प्लेक्स पावर आ जाएगी। तो ये डिवाइड ही किया है इसको कि 0.5 डेट इज़ द रियल पावर, जो कि इधर आपको गिवन थी। इधर अगर आप देखें, ये देखें रियल पावर और पावर फैक्टर आपको पता है, उसको डिवाइड किया है, एंगल वही लिया गया है इस केस के अंदर और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब जो हमारे पास है वो IA निकालेंगे, आर्मेचर करंट, ठीक है, प्री फॉल्ट से पहले यानी फॉल्ट से पहले। वो कैसे निकालेंगे, आपको एक रिलेशन आता है कि V बेसिकली जो रिलेशन है ना कम्प्लेक्स पावर का, S इज इक्वल टू V I स्टेरिक, मतलब I के ऊपर बार मीन्स के कम्प्लेक्स का कंजुगेट लिया गया है। तो यहाँ से अगर आप I बार निकालें तो अगर आप अब देखें तो I बार जो है या I स्टार जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, S/V के बराबर आ जाएगी। अब I के ऊपर फिर हम बार लेंगे, ये देखें बार के ऊपर बार, आपको पता है जब 2 बार लिए जाएँ कंजुगेट फिर कंजुगेट लिए जाए तो I आपके पास वापस आ जाएगा। तो अब इस पूरे के ऊपर बार लिया गया तो S के ऊपर बार आ जाएगा, V के ऊपर बार, यानी S के ऊपर स्टार, V के ऊपर स्टार, मीन कि उसका कंजुगेट आ जाएगा। यही फार्मूला इधर इन्होंने यूज़ किया है, S स्टार V स्टार,
इनकी दोनों की वैल्यूज़ पुट की हैं, आइए आपके पास आ चुका है। उसके बाद ये तो था सिंपल जो कैलकुलेशन थी। अब सैलियंसी को निगलेक्ट किया गया, तो सैलियंसी को निगलेक्ट किया जाए तो आपको पता है कि जो आप एक रिलेशन पढ़ के आ चुके हैं, ये वाला जो मैंने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ई डैश है वो वी जी प्लस जे एक्स टी डैश आई ए के बराबर है। ये वाला रिलेशन इन्होंने इधर यूज़ किया है। वी आपके पास टर्मिनल वोल्टेज गिवन थे 1 जो कि पर यूनिट के केस में थे, इससे हम सारी वैल्यूज़ इन्होंने ई डैश की कैलकुलेट कर ली है। सेकेंडली ट्रांसिएंट पावर एंगल कर्व, वो आपको पता है, वो काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। ये कर्व है, इसकी इन्होंने निकाली है, दैट इज़ ये इक्वेशन से कि ई डैश वी अपॉन x12, तो x12 की जगह इन्होंने एक्स डी लिया है डायरेक्ट एक्सिस की ट्रांसिएंट के अंदर, उसकी जो रिएक्टेंस है बाकी पैरामीटर्स पुट किए हैं। और ये आपके पास ये डेल्टा की वैल्यू क्योंकि डिफाइन नहीं है तो ये डेल्टा साथ ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। ये हमारे पास है पार्ट ए। पार्ट बी के अंदर हमारे पास क्या है कि सैलियंस इफेक्ट को कंसीडर किया गया। इसमें वही tan इनवर्स वाला सबसे पहले फार्मूला यूज़ किया गया, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये सारी चीज़ एज इट इज़, बट ऊपर कॉज नीचे साइन प्लस टर्मिनल वोल्टेज, और ये यहाँ से हमने डेल्टा निकाल लिया। इसके बाद आपको पता है कि ई एक्साइटेशन वोल्टेज या ईएमएफ जो थी हमारे पास स्टेडी स्टेट के अंदर वो क्या थी कि ये सारी चीज़ एज इट इज़ इस चीज़ के साथ कॉस डेल्टा लगा दिया। डेल्टा क्या है जो ऊपर आपने निकाला है, ये फार्मूला भी इधर से ही निकला है, तो ये हमारे पास ई आ जाएगा सारा। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए जो हमारा मेन फार्मूला था सैलियंसी वाला, वो ये वाला फार्मूला था, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखें ये फार्मूला इन्होंने पुट किया है और ये ई जो ऊपर हमने निकाला है ये यूज़ किया है, और बाकी वैल्यूज़ पुट करके इसको भी उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इस केस में भी हमने पावर एंगल इक्वेशन निकालनी है। सो इस क्वेश्चन में, इस रिलेशन में हमने देखा था जो पावर एंगल इक्वेशन है वो ज़रा चेंज हो चुकी है, जो कि ये बन चुकी है, ये चीज़ पहले वाली ही है, प्लस एंगल डबल होने की वजह से कुछ चेंजेस आई हैं जो कि मैंने बता दी थी क्या क्या चेंजेस आई हैं, वो चीज़ इधर पुट की है इन्होंने, और ये हमारे पास इक्वेशन रेडी हो गई है, पैरामीटर्स पुट किए हैं, ठीक है। और एट द एंड जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी है वो ये आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन बनी है, ये है अंडर सैलियंसी, और पिछली इक्वेशन थी वो सैलियंसी को कंसीडर नहीं किया गया। ये दोनों के ग्राफ हैं, ठीक है। अगर आप देखें ग्राफ को तो ये नॉर्मल फ्लो आ रहा है ग्राफ का, लेकिन जब सैलियंसी को कंसीडर किया गया, इंक्लूड किया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखें जो नॉर्मल बिहेवियर था उससे ज़रा डिले आया है आपके पास, इक्वेशन ज़रा लेट जो है हमारे पास ग्राफ जो ऊपर चढ़ रहा है, बाकी सेम ही है। वो लेट क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि एंगल डबल हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे एंगल डबल होने की वजह से ज़रा लेट उसका ज़्यादा राइज आया है उसके ऊपर। बाकी जो है वो आपको एक्सप्लेन हो चुका होगा वो राइज लेट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने सैलियंसी को कंसीडर किया गया है, उसकी जो कंडीशन है। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो चुकी है 11.1 एग्जाम्पल। उसके बाद अब हम मूव करेंगे अपने एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि ये जो 11.4 है इसको हम, इसकी सारी जो डेरिवेशन है, ये एंड प्रॉब्लम है 11.4 ही है ऑलमोस्ट, या 5 है गालबन, उसमें डिस्कस की गई है, उसमें हम एंड प्रॉब्लम्स में इसको एक्सप्लेन कर लेंगे ब्रीफली। तो और जो है बाकी ये वाला जो डाटा है सारा, ये हमारे पास जो स्टेट स्पेस वेरिएबल यानी मैट पावर के ऊपर है, तो ये लैब का वर्क है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है इसके अंदर वो है हमारे पास स्टेडी स्टेट, ये वाला, ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है हमारे पास। पहले हम पहले हम स्टेडी स्टेट कर रहे थे, अब हमारे पास ट्रांसिएंट आ रही है, तो यही स्विंग इक्वेशन को इन्होंने इधर यूज़ किया है। स्विंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया निकाला है, तो वो अभी हम देखेंगे, इसकी डेरिवेशन है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छी तरह समझ लें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ये गेन इन्होंने इधर क्या किया है, पावर एंगल कर्व को कंसीडर किया है, जो कि मैंने पहले पावर एंगल कर्व देखी थी। अब हम इसको डिफरेंट पैचेस हैं, पहले हमने P को हम मैक्सिमम तक लेके जा रहे थे, अब हम इसके एंगल को इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक देखेंगे कि कहाँ पे जाके आपको किस एंगल पे जाके किस यानी पावर पे जाके आपके पास एंगल मैक्सिमम आ रहा है। तो उसमें डिफरेंट पैचेस हमने बना लिए हैं, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी। तो एक पैच जो है वो डेल्टा नॉट, दैट इज़ द एंगल है, इनिशियल एंगल, उसको कंसीडर किया। उसके ऊपर जो पावर आ रही है आपके पास, एक तो PM O आ रही है और एक पॉइंट C पे जो आ रही है स्ट्रेट लाइन अगर देखें,
और इसी तरह एक डेल्टा 1 के ऊपर आ रही है। तो एक जो कर्व के अंदर जो एरिया है उसको A1 बोला गया है, जो इससे अबव है, और इससे बिलो जो है जो कि डेल्टा मैक्स के ऊपर आ रहा है वो एंगल, उसके जो एरिया अंडर द कर्व है वो A2 है। ठीक है, ये जो एरिया किन के बराबर हैं इनके रिलेशंस भी हम देख लेते हैं। ये देखें, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाए। ये हमारे पास मैकेनिकल पावर है, ठीक है, इसमें से इस पॉइंट पे आपने देखा था कि इलेक्ट्रिकल पावर आती है, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसको इंटीग्रेट, आपको पता है कैलकुलस 2 के अंदर ये सारा एरिया अंडर द कर्व है, सारा पोर्शन एक्सप्लेन है। तो एरिया अंडर द कर्व के लिए उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई की गई है। ये देखें डेल नॉट टू डेल तक, ये देखें डेल नॉट टू सम वैल्यू ऑफ डेल तक। ठीक है, तो उसके अंदर जो एरिया है उसको कंसीडर किया गया है। सिमिलरली एरिया 2 जो है वो ये है, PM1 और PE के दरमियान का डिफरेंस जो है डेल मैक्स तक लिया गया इसको, ये देखें, ठीक है, उसको इंटीग्रेट किया गया है। और वहाँ पे जो एरिया BDE आता है, अगर एरिया 2 देखें तो BDE जो एरिया है वो A2 है। सिमिलरली ABC जो एरिया है वो A1 है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है हमको। ये देखें ABC एरिया जो कि एरिया 1 हमारे पास, इसको डेल नॉट टू डेल 1 लिया गया। ये देखें डेल नॉट टू डेल 1, डेल 1 टू डेल मैक्स जो एरिया 2 है आपके पास, उसकी जो लिमिट देखें अपर एंड लोअर लिमिट। तो जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया कहता है कि वो जो एरिया 1 है और एरिया 2 इनकी मॉड ली जाए और वो आपस में इक्वलेट हो, नेगेटिव वैल्यू नहीं, यानी पॉजिटिव वैल्यू उनकी बराबर होनी चाहिए। यही हमारे पास क्या है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपके पास। तो यही चीज़ इसके अंदर पोर्शन इसके अंदर करने वाला है। और बाकी जो है अब हम जो मेजर है इसका पोर्शन जो है वो हम मूव करेंगे इसकी एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर, और बाकी जो है वो थ्योरी का पोर्शन है उसको हम, क्योंकि इस चैप्टर में से थ्योरी कम ही आती है, यहाँ तो डेरिवेशन आती है और यहाँ तो एंड प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो इसमें जो असाइनमेंट है हम 2 जो है वो उसको कंसीडर करेंगे पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल की। इसमें 11.1 टू 11.10 प्लस 11.12 न्यूमेरिकल्स हम अंडर कंसीडर करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें पिछला डाटा यूज़ होता है, हम उसको भी निगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये है कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो मैं अपना उसके अंदर इसकी जो एंड प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस किया जाएगा। सो ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।